अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहबाज खान आपका फिर से एक बार खैर मकदम और इस्तकबाल करता हूं एमजी कोचिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको मालूम है, हम फर्स्ट ग्रेड का बैच चला रहे हैं। सीरीज के तौर पे यूट्यूब पर सीरीज के रूप में आपके सामने हमारी रोज बरोज वीडियो आ रही हैं। ऐसी ही एक वीडियो भी पढ़ेंगे तो पढ़ते हैं। नया टॉपिक हमारा आज का हमारा टॉपिक होगा क्या होगा? अफसाना बिजू का। क्या होगा? अफसाना बिजू का। ठीक है। और देखें दोस्तों, हमारा ऑनलाइन ऐप है एमजी एकेडमी के नाम से, और लोगो ये वाला है। ये वाला लोगो है, जिसे आप डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से और हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। हमारे कोर्स की कीमत है 5,000 रुपये और उस पर 10% की छूट है अभी, तो वो आपको मिलेगा 4500 रुपये। बाद में छूट बंद हो जाएगी, तो आप जल्द से जल्द उसे पेड कोर्स को खरीद लें ताकि आप जुड़े रहें और आप जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी मुकम्मल कर लें। एमजी एकेडमी के नाम से प्ले स्टोर पर मिलेगा और ये वाला लोगो आपको देखने को मिलेगा। आप वहां से पेड कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम हमारा आज के मौजू की तरफ। आज का टॉपिक क्या है? हमारा आज का मौजू है अफसाना बिजू का। ये अफसाना बिजू का किसका है? किसने लिखा? पहला क्वेश्चन यही बन जाता है, किसका है? सुरेंद्र प्रकाश का। किसका है? सुरेंद्र प्रकाश का। क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे? पहला क्वेश्चन तो ये बन जाएगा कि अफसाना बिजू का किसका है? बिजू का अफसाना किसका है? तो सुरेंद्र प्रकाश का। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन अगर वो पूछना चाहेगा तो मंदरजा जेल में से सुरेंद्र प्रकाश का कौन सा अफसाना है? तो कौन सा अफसाना है? बिजू का। हो गया एक क्वेश्चन। अब सबसे पहले जैसे कि हम पढ़ते हैं, हमारा पढ़ने का तरीका क्या है? हमारे पढ़ने का तरीका है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं मुसन्निफ के बारे में। मुसन्निफ की शबान हयात देखते हैं। उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? उसके बाद हम खुलासा देखते हैं, सबक का खुलासा। उसके बाद हम क्या करते हैं? सवाल जवाब, सवालात वे उनके जवाबात को हल करते हैं। ये हमारे पढ़ने का तरीका है। इस तरीके से हम 3 भागों में किसी भी टॉपिक को कितने भागों में पढ़ते हैं? 3 भागों में। कितने पार्ट में डिवाइडेड करके पढ़ते हैं? 3 भागों में। मुसन्निफ के शबान हयात, खुलासा और सवालात व उनके जवाबात। तो सबसे पहले मुसन्निफ की शबान हयात के बारे में देखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। मुसन्निफ कौन है? मुसन्निफ कौन है हमारे? सुरेंद्र प्रकाश के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? सुरेंद्र प्रकाश के बारे में। ठीक है। अब हम मुसन्निफ को किस तरीके से डिवाइडेड करके पढ़ते हैं? मुसन्निफ को हम इस तरीके से पढ़ते हैं। मुसन्निफ का तारुफ,
मुसन्निफ का सबसे पहले क्या देखते हैं हम, मुसन्निफ का तारुफ। और तारुफ में क्या क्या चीज आती हैं, विलादत या पैदाइश, दूसरा वफात, ठीक है। दूसरा हमारा क्या होता है, मुसन्निफ की तालीम, जिससे रेयर कंडीशन में ही सवाल पूछा जाता है, जहां से पूछा जाएगा मैं बता दूंगा। मुसन्निफ की हालात जिंदगी, हालात जिंदगी, जिंदगी के हालात, जिंदगी कैसे गुजरी। और मुसन्निफ के अदबी कारनामे, अदबी कारनामे। और कोई अगर खास बात है तो वो खास बात, ठीक है। इस तरीके से पढ़ते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं मुसन्निफ की सवाने हयात में सबसे पहला टॉपिक मुसन्निफ का तारुफ। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो सुरेंद्र प्रकाश, सुरेंद्र प्रकाश, सुरेंद्र प्रकाश की विलादत, वलादत या पैदाइश पहला टॉपिक हो जाएगा। कब और कहाँ हुई, कहाँ हुई। तो 1930 में, 1930 में लायलपुर, 1930 में लायलपुर, फैसलाबाद, फैसलाबाद, लायलपुर फैसलाबाद, जो मौजूदा कहाँ पे है, वो मौजूदा पाकिस्तान में है, मौजूदा पाकिस्तान में है। और पहले ये क्या कहाँ पड़ता था, पहले पहले पड़ता था पंजाब में, तकसीम से पहले। हिंदुस्तान का डिवाइडेशन तकसीम हुआ ना 1947 में, उस टाइम ये 1930 में लायलपुर जो मौजूदा फैसलाबाद में है, पाकिस्तान में है, पहले कहाँ पड़ता था, पंजाब में। यहाँ पर पैदा हुए 1930 लायलपुर फैसलाबाद, लायलपुर फैसलाबाद। और वफात इनकी कब हुई, वफात इनकी कब हुई, 2002 में, 2002 में मुंबई में, मुंबई में 2002 मुंबई, 2002 मुंबई में इनकी वफात हुई, ठीक है। 1930 में पैदाइश हुई, 2002 में इनकी क्या हुई, वफात हुई। 30 में पैदाइश, सुरेंद्र कब ये सुरेंद्र नाम के लाल कब पैदा हुए हमारे, सुरेंद्र नाम के लाल हमारे 1930 में पैदा हुए। कब पैदा हुए, 1930 में, 1930 में कब पैदा हुए, 1930 में। और वफात कब हुई, 2002 में। 1930 में पैदा हुए और 2002 में वफात पाई, कहां पर, बंबई में, मुंबई में, कहां पर, मुंबई में, ठीक है। याद कर लेना, रटना पड़ेगा, ठीक है। 1930 में लायलपुर फैसलाबाद में तो इनकी वलादत हुई और 2002 में इनकी क्या हुई, बंबई में वफात हुई, ठीक है। विलादत के बाद तालीम, अगला टॉपिक तालीम, तालीम, तालीम कहाँ से हासिल की। तो देखो क्या होता है, जब तकसीम हिंद होता है, वतन की तकसीम हो जाती है, तो ये पंजाब से, मतलब लायलपुर फैसलाबाद में जो मौजूदा दौर में कहाँ पर है, पाकिस्तान में है, पंजाब से हिजरत करके कहाँ पे आ जाते हैं, हिंदुस्तान में आ जाते हैं और दिल्ली आ जाते हैं। दिल्ली आने के बाद इनकी पढ़ाई तो डिस्टर्ब हो ही जाती है, लेकिन इसी दौरान ये जामिया, इसी दौरान ये जामिया, जामिया उर्दू अलीगढ़, जामिया उर्दू अलीगढ़ से क्या कर लेते हैं, अदीब,
अदीब और अदीब कामिल, अदीब और अदीब कामिल का कोर्स कहाँ से कर लेते हैं? जामिया उर्दू अलीगढ़ से। इसके बाद ये बीए, बीए बीए करने के बाद, बीए करने के बाद बम्बई आ जाते हैं, मुंबई, मुंबई आ जाते हैं और फिल्मी कंपनियों से वाबस्ता होकर यहीं सकूनत इख्तियार कर लेते हैं, यहीं रहने लग जाते हैं, यहीं रहने लग जाते हैं और यहीं इनकी वफ़ात होती है और यहीं इनका इंतकाल हुआ। ठीक है, याद करने वाली कोई भी बात नहीं है इसमें। तालीम वाले टॉपिक में मैंने पहले कह रहा हूं आपसे बार बार कि तालीम के जिसकी पूछी जाएगी, इतने मुसन्निफ हो जाएंगे, 44 से एक मुसन्निफ हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते हमें, तो हर एक की तालीम को याद रखना, जहनशीन रखना मामूली काम नहीं है। जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो वो पूछा जाता है वलादत और वफात और हालात जिंदगी से। तालीम हो गई। अगला टॉपिक है हमारा हालात जिंदगी, हालात जिंदगी, चौथा ना, 1 2 3। तीसरा है हालात जिंदगी। अब इनकी हालात जिंदगी कैसी रही? ठीक है, हालात जिंदगी कैसी रही दिखाता हूं मैं बहुत मीडियम में। देखो, हालात जिंदगी इनकी इस तरीके से रही कि सबसे पहले ये तक 11 साल की उम्र में, पहला टॉपिक लिखना, पहला पॉइंट लिखना, 11 साल की उम्र में इन्होंने लाहौर से, कहां से? लाहौर से एक हफ्तावारी अखबार, लाहौर से एक हफ्तावारी अखबार पारस निकाला या जारी किया, शाये किया, जारी किया। ठीक है, 11 साल की उम्र में, 11 साल की उम्र में क्या करा इन्होंने? एक रिसाला को लाहौर से एक रिसाला कौन सा निकाला? पारस। कौन सा निकाला? पारस। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, दूसरा देखें, तकसीम के बाद, मुल्क की तकसीम के बाद, मुल्क की तकसीम के बाद दिल्ली आ गए। वालदेन के साथ कहाँ गए थे? दिल्ली। तो वालदेन को कोई दिक्कत नहीं, दिल्ली आएंगे तो माँ बाप के साथ ही आ गए। और ये है देखो, और कुतुब फरोशों, किताब बेचने वालों, कुतुब फरोशों के लिए फर्जी नाम से नावल और कहानियां लिखने लगे, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाली लाइन। ठीक है, लिख रही है तो इसलिए लिखा दी। ठीक है, तीसरा देखें,
लिखने लगे। इसके बाद मुल्क की तकसीम के बाद कुतुब फरोशों के लिए लिखें, अगला लिखें, ये मोस्ट है, ये अच्छा है कुछ। फसा, फसा नाम का एक अधूरा नावल, फसा नाम का एक अधूरा नावल। इससे पहले रुकें, इससे पहले लिखें, रुक जाएं एक मिनट, इससे पहले ये लिख लें, रेडियो में, रेडियो में स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट राइटर, स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर भी काम किया, तौर पर भी काम किया, तौर पर भी काम किया। और बीए के बाद, बीए के बाद मुंबई आ गए, आ गए और फिल्मी कंपनियों, कंपनियों से वाबस्ता हो गए। कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लिखा रहे हैं बस, लिखाना तो यही है ना। जो इम्पोर्टेंट था वो पहला क्वेश्चन था, इसके बाद लिखें, बीए करने के बाद वो आ गए। 5वीं लाइन लिखें और ये इम्पोर्टेंट है। फसा, फसा नाम से, फसा नाम से एक अधूरा नावल, अधूरा नावल, सुरेंद्र प्रकाश का ही है ना, अधूरा नावल शायर, शायर अखबार में जारी हुआ। कौन सा अखबार में जारी हुआ? शायर अखबार में जारी हुआ, ये लिख लें। अधूरा नावल कौन सा है इनका? अधूरा नावल कौन सा है? अधूरा नावल है फसा, फसा। फसा यानी होता है भेद या पोशीदा बातें या वो पत्थर जिस पर औजार को चमकाया जाता है। फसा किसमें छाया हुआ? शायर नामक अखबार में। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें। स्क्रीनशॉट लें, ठीक है, फसा नाम से। ठीक है, ले लिया। ये इनकी हो गई हालात जिंदगी। अगला नेक्स्ट चलते हैं। सॉरी, 5वां है तालीम, हालात जिंदगी। चौथा, चौथा पॉइंट है सुरेंद्र प्रकाश के अदबी कारनामे, अदबी कारनामे लिखना है। इसमें पहले लिखो थोड़ा सा, लिखें सुरेंद्र प्रकाश, सुरेंद्र प्रकाश उर्दू में, उर्दू में अलामती व तजरीदी, तजरीदी
अफसाना निगार, अलामती व तजरीदी अफसाना निगार की हैसियत से, की निगार के तौर पर, की हैसियत के तौर पर, हैसियत हैसियत से हैसियत से जाने जाते हैं। ठीक है, किसकी हैसियत से जाने जाते हैं? तो अलामती एंड तजरीदी अफसाना निगार की हैसियत से जाने जाते हैं। अलामती और क्या होते हैं ये? तजरीदी यानी होता है अमूर्त व्यवहार, और अलामत यानी होती है निशानी या इशारे। इनमें कहानी तो होती नहीं है, बल्कि एक सामान्य विचार होता है। सामान्य विचार, ठीक है, एक सामान्य विचार होता है जिसके बारे में हम सोचते नहीं है, और मुसन्निफ उसके बारे में हमें सोचवाता है। अलामती और तजरीदी अफसाने जो वजूद में आए वो 1960 के बाद में आए थे। ठीक है, पहला पॉइंट अच्छा है, ये लिख लेना है ना, किस हैसियत से जानने जाते हैं। ठीक है, दूसरा लिखें, दूसरा पॉइंट लिखें, सुरेंद्र प्रकाश के अफसाने एक अलग रूप ले लेते हैं, जिसमें तंजो मलाल नजर आता है। क्या नजर आता है? तंजो मलाल नजर आता है। सुरेंद्र प्रकाश के अफसाने में एक अलग रूप नजर आता है। कौन सा रूप नजर आता है? तंज व मलाल का, तंज व मलाल का अलग ही रूप नजर आता है। किसके में? सुरेंद्र प्रकाश के में। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? अलामती अफसाना निगार की हैसियत से जाने जाते हैं। सुरेंद्र प्रकाश के अफसाने एक अलग रूप ले लेते हैं, जिससे तंज व मलाल नजर आता है। और तीसरी और मोस्ट लाइन लिखें, तरक्की पसंद तहरीक के अरूज के वक्त उरूज होता ना, उरूज के वक्त इन्होंने अपनी अलग राह निकाली। मतलब तरक्की पसंद तहरीक तो लिख रही थी किसके बारे में? मजदूरों के बारे में, किसानों के बारे में, मतलब इंसान के गांवों के बारे में, और खस्ता हाल को बताया जा रहा था। जबकि इन्होंने एक अलग राह निकाली। कौन सी? तजरीदी इजहार तर्ज की, वही अमूर्त व्यवहार की। अमूर्त व्यवहार दिखाया इन्होंने। अब ये समझ में आ रहा? अमूर्त व्यवहार आ रहा है क्या? प्याजे का सिद्धांत पढ़ा? प्याजे का विकासात्मक सिद्धांत, व्यवहार का विकासात्मक सिद्धांत है ना। 1960 में 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 1960
व्यवहार का विकासात्मक सिद्धांत प्याजे का, ठीक है, प्याजे का। तो उसमें चार होती हैं, संवेदीगामक अवस्था, संवेदीगामक अवस्था, ऐसे ही है ना, चार अवस्था है उसकी। और एक और है, फिर है मूर्त, और चौथी है अमूर्त। तो एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रेट, कॉन्क्रेट, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट, संवेदीगामक, और एक और है अवस्था, कोई सी मुझे ध्यान नहीं आ रही है। चार अवस्थाएं, लेकिन कौन की? प्याजे के विकासात्मक सिद्धांत की। तो बच्चा पहले संवेदीगामक है, वो क्रियाएं करता है जो कि वो नॉर्मल क्रियाएं करता है, फिर बाद में वो मूर्त क्रियाएं करने लग जाता है, मूर्त, और बाद में वो अमूर्त विचार कर, बुद्धि का विकासात्मक सिद्धांत जिसमें प्याजे बताता है, ठीक है ना। तो वही अमूर्त व्यवहार, वो व्यवहार जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, शायर जो वो विचार पेश करता है, वो व्यवहार पेश करता है हमारे सामने, जो हमें सामान्य देखने में तो नहीं दिख रहा, लेकिन वो है, और वो दिखाता है अपने अपने अंदर झांक कर, अपने अंदर से निकाल करके वो फिर हमारे सामने वो चीज पेश करता है, ठीक है। तो ये चीज अच्छी है, इसको देखना, तीनों ही चीज अच्छी है इसकी, ये तीनों ही चीज अच्छी हैं। स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब देखें, अब देखें रटने वाली चीज, अदबी कारनामे चल ही रहे हैं अपन के। तो अदबी कारनामे में सबसे पहले अपन लिखते हैं सुरेंद्र प्रकाश के अफसानवी मजमूए, अफसानवी मजमूए, सुरेंद्र प्रकाश के कौन से मजमूए? अफसानवी मजमूए। सुरेंद्र प्रकाश के चार अफसानवी मजमूए हैं। कितने हैं? चार। कितने हैं? चार। पहला है दूसरे आदमी के ड्राइंग रूम में, दूसरे आदमी के ड्राइंग रूम में बर्फ पर मकालमा। दूसरा कौन सा है? बर्फ पर मकालमा। तीसरा है बाजगोई, बाजगोई। और चौथा है हाजिर हाल जारी, हाजिर हाल जारी, ठीक है। बाजगोई की एक खास बात क्या है कि बिजू का जो है वो इसी में है। बिजू का किस में है? बाजगोई अफसानवी मजमूए में। दूसरी खास बात क्या है? इस पर इनको साहित्य अकादमी, साहित्य अवार्ड मिला है ना, अवार्ड, साहित्य का अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। कब मिला? 1989 में, ठीक है। कब मिला? 1989 में। वो पूछेगा इनमें से कोई सा एक दे देगा। दूसरा आदमी के ड्राइंग रूम में किसका मजमुआ है? बर्फ पर मकालमा। अभी समझाऊंगा, एक मिनट। इसको लिखा 1968 में। कब लिखा? 68 में। एक छोड़ दो और तीसरे पे 20 साल बढ़ा दो, 1988, ठीक है। ये 1981 और ये 2002। जब मरे ना, मर रहे थे उस टाइम का तो क्या है? हाजिर हाल जारी। 2002 में वफात हुई, उसी टाइम का लास्ट कौन सा है इनका? हाजिर हाल जारी। उससे पहले कौन सा है? बाजगोई, जिसपे इन्हें क्या मिला? साहित्य अकादमी अवार्ड। कौन सा अवार्ड? साहित्य अकादमी अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला? 1989 में। कब मिला? 1989 में। अब याद कैसे करें? देखो, देखो, दूसरे आदमी के, दूसरे आदमी के
ड्राइंग रूम में, दूसरे आदमी के ड्राइंग रूम में, दूसरे आदमी के ड्राइंग रूम में बर्फ पर मकालमा, बर्फ पर मकालमा, बाज गोई और हाजिर हाल जारी, हाजिर हाल जारी। कौन के हैं? सुरेंद्र के। कौन के हैं? सुरेंद्र के। कौन के हैं ये चारों? सुरेंद्र के। सुरेंद्र। सुरेंद्र एक दिन घूमने गया अपने शहर से बाहर, अपने शहर से बाहर घूमने गया और उसने होटल में क्या लिया? कमरा किराए पे लिया। दूसरे, अब वो बोर हो रहा अकेला, तो दूसरे आदमी के कहाँ चल गया? दूसरे आदमी के ड्राइंग रूम में चल गया। वहां पे बर्फ रही थी। बर्फ क्या थी? बर्फ मकान में नहीं होता बातचीत। तो बर्फ उसके रूम में गया तो क्या 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 लेने के लिए गया? बर्फ लेने के गया। भाई साहब बर्फ मिल जाएगी कि रूह अफ़ज़ा बनाना? ठीक है। तो उसने की बाज गोई। बाज गोई यानी होता है दोबारा रिपीट करना, दोबारा रिपीट करना, दोबारा रिपीट करना। आप सुनते होंगे ना, वंस मोर वंस मोर वंस मोर, वही बाज गोई यानी क्या होता है? दोबारा रिपीट करना। उस आदमी ने सुनी नहीं, भाई साहब दोबारा रिपीट करना, बाज गोई करना, यानी कि ठीक है, हाजिर हाल जारी, हाजिर हाल जारी, ये तो रखना ही पड़ेगा, हाजिर हाल जारी। सुरेंद्र कहाँ गया? होटल में। घर से बाहर घूमने गया, होटल में किराया लिया, उसे क्या बनाना था? शरबत। शरबत के लिए क्या चाहिए? बर्फ। दूसरा आदमी के ड्राइंग रूम में घुस गया, बर्फ बर्फ के ऊपर उसने बातचीत की कि बर्फ हैगी क्या? उन्होंने सुनी नहीं, उसने क्या की? भाई साहब बात कोई दोबारा रिपीट करना बात को, ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ, और अगर इसको रखना चाहो तो देखना ना, हाल ही में जमाइए, अभी हाजिर हाल जारी। अभी तो अभी तो आया ही हूँ मैं, अभी तो मैंने पानी रखा ही है, अभी बर्फ नहीं है, हाजिर हाल जारी। चार हो गए। और इनकी डेट कैसे याद रखोगे? डेट कैसे याद रखोगे? डेट, डेट तो लिखनी पड़ेगी ना। डेट है 1968 और तीसरे की कितनी है? बात गोई की कितनी है? 88। पहले को छोड़ देना, इसकी लास्ट में या 2002 में मरा जब, और ये कब का? 1981। इसी के एक साल बाद क्या मिल गया? साहित्य अकादमी अवार्ड। ठीक है, लो इसका स्क्रीनशॉट। अल्लाह तेरा शुक्र, ले लिया। अब चलते हैं इनके अफसानों पर। अफसाने, सुरेंद्र प्रकाश के अफसाने, सुरेंद्र प्रकाश के अफसाने। ठीक है, लिखना पहली लाइन मोस्ट है। पहला अफसाना, पहला अफसाना। इनका पहला अफसाना कौन सा है? पहला अफसाना देवता। देवता, देवता। लाहौर से निकलने वाले, लाहौर से निकलने वाले, लाहौर से निकलने वाले अखबार, हफ्तावार, महीनावार, ऐसे कुछ नहीं आएगा। हफ्ता अखबार। पारस, पारस में शाये हुआ। किसमें शाये हुआ? पारस में शाये हुआ। पहला कौन सा है? पहला अफसाना देवता, देवता। ठीक है, सब याद करा दूंगा मैं। पहला अफसाना देवता है और किस में शाये हुआ? पारस में। पारस कौन का था अखबार? पारस अखबार कौन का था? सुरेंद्र प्रकाश का। 11 साल की उम्र में ही निकाल दिया था। अच्छा, वो कौन सा हिंदुस्तान का राजा है जो 11 साल की उम्र में दिल्ली की गद्दी पे बैठ गया था? ठीक है, राजस्थान का ही है, चौहानों में से। ठीक है, बताना जरूर। ठीक है, अब लिखें दूसरे अफसाने इनके जो दूसरे हैं। पहला तो कौन सा हो गया? देवता। दूसरा एक कौन सा हो जाएगा?
बिजू का, बिजू का पहला कौन सा है? देवता। नए कदमों की छाप, याद होंगे, ये तो लिखा दिया मैंने। नए कदमों की चाप, नए कदमों की चाप, रोने की आवाज, रोने की आवाज, नए कदमों की चाप, रोने की आवाज। अब इन दोनों की खासियत क्या है? रोने की आवाज और नए कदमों की चाप का आवाज क्या है? ये अलामती अफसाने हैं, अलामती व तजरीदी, समझा दिया मैंने, अमूर्त चिंतन वाले, है ना, साइकोलॉजिकल अफसाने हैं, अलामती व तजरीदी अफसानों की मिसाल हैं, अफसानों की मिसाल हैं। कौन कौन से? नए कदमों की चाप और रोने की आवाज। ठीक है, लिखो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद ट्रिक बताता हूं, इसके बाद ट्रिक बताता हूं। ठीक है, ट्रिक लिखे हैं, नेक्स्ट पेज पे आ जा, ट्रिक। अब आगा मजा। ट्रिक दोनों में लिख दूंगा मैं, पहले हिंदी में लिख दूं फिर उर्दू में लिख दूंगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके कोई डालना मत भैया, हाँ, ट्रोल करे मेरे को। ठीक है, कि हिंदी में लिख रहे हैं ट्रिक। देखो किसके याद कर रहे हैं हम? सुरेंद्र प्रकाश के। तो सुरेंद्र प्रकाश, सुरेंद्र प्रकाश, ये वैसे ही है याद रखने के लिए। सुरेंद्र प्रकाश अपनी आप बीती सुना रहा है, किसे? मुझे, आपको अपनी आप बीती सुना रहा, आप बीती सुना रहा है कि जब बिजू का देवता, मैं सब समझा दूंगा, बिजू का, बिजू का देवता आता है, बिजू का देवता आता है, बिजू का देवता, बिजू का देवता आता है तो उसके कदमों की चाप, नए कदमों की चाप, नए कदमों की चाप, नए कदमों की चाप से कैसी आवाज आती है? रोने की आवाज, रोने की आवाज। अब आप कह रहे होंगे ये तो अभी लिखे हैं, बस एक आप बीती तो लिखाया आपने अलग से। ठीक है ना, आप बीती हो गया एक अलग से, आप बीती तो हुआ ना एक अलग से। अब सारे होते चल जाएंगे। देखो, नए कदमों की चाप, रोने की आवाज। अब मैंने सोचा, सुरेंद्र सुना रहा आप बीती मुझे, कि बिजू का देवता जब आता है ना तो कदमों की चाप से रोने की आवाज होती है। तो मैंने सोचा कि आवाज खासे आती है, तो मैं रात में चल पड़ा आतिश दान लेके, आतिश दान यानी चिराग, आतिश दान लेके चल पड़ा। कहाँ लेके चल पड़ा? समंदर, समुद्री मैदान की तरफ, समुद्री मैदान की तरफ चल पड़ा। वहां पर साहिल पर लेटी हुई औरत, साहिल पर लेटी हुई औरत, लेटी हुई औरत, औरत, साहिल पर लेटी हुई औरत कैसी लग रही थी? जन्नत के माने, जन्नत की हूर होती है ना, ऐसी जन्नत की हूर थी वो। और क्या कर रही थी? सर्कस कर रही थी। मुझे देख के वो ठहर गई, मुझे देख के पहले तो वो रुक गई और वो जाने लगी। मैंने उसका क्या किया? ताक़ुब किया, पीछा किया। हम सिर्फ जंगल से गुजर रहे थे, कुछ देर तो हम सिर्फ, कुछ देर हम सिर्फ जंगल से गुजर रहे थे, जंगल से गुजर रहे थे, गुजर रहे थे। जंगल से गुजरने के बाद पड़ती है एक क्या? सुरंग, सुरंग। सुर एक सॉरी,
सुरंग की जो दीवारें थी, दीवारें और उन पर बनी तस्वीरें, और उन पर बनी तस्वीरें, बनी तस्वीरें, दीवारें और उन पर बनी तस्वीरें खूबसूरत आर्ट गैलरी लग रही थी। खूबसूरत क्या लग रही थी? आर्ट गैलरी के मानंद लग रही थी। इतने में ही सुरेंद्र आगे सुना रहा, इतने में ही मुझे एक आवाज सुनाई दी। किसी ने पीछे से आवाज दी, मुनादी। किसी ने, मुनादी यानी आवाज देना, किसी ने पीछे से आवाज दी, रुक जाओ, रुक जाओ। मैं रुक गया। फिर सुरेंद्र आगे बताता, मैंने क्या देखा? मुर्दा आदमी की तस्वीर, एक मुर्दा आदमी की तस्वीर, मुर्दा आदमी की तस्वीर। मुर्दा आदमी दिखने में कैसा? बिल्कुल सूखा, सूखा सा आदमी है, सूखा सा आदमी है। लेकिन असल चीज क्या है उसका? कटा हुआ सर। उसका कटा हुआ सर मुझसे बात कर रहा है, मुर्दा आदमी, कटा हुआ सर। मैं सब देख के डर गया। मैं सब देख के क्या हो गया? डर गया। ठीक है। और उसने की यार। फिर सुरेंद्र प्रकाश अपनी आप बीती सुना रहा है अपने दोस्तों को कि बिजू का देवता जब आता है, नए कदमों की चाप, रोने की आवाज आती है। तो मैंने सोचा कि ये रोने की आवाज कहां से आती है, तो मैं आतिश दान लेकर निकल पड़ा उस आवाज की तरफ। समुद्री मैदान की तरफ गया मैं, ढूंढते ढूंढते। साहिल पर एक लेटी हुई औरत थी, ठीक है, जो जन्नत की हूर के माने लग रही थी और सर्कस कर रही थी। मुझे देखते वो रुक गई और सर्कस करना बंद कर दिया और वो चल दी। मैंने उसका ताकुब किया। हम सिर्फ शुरू में तो हम जंगल से गुजर रहे थे, फिर बाद में एक सुरंग पड़ती है। सुरंग की दीवारें और उन पर बनी तस्वीरें, दीवारें और उन पर बनी तस्वीरें खूबसूरत आर्ट गैलरी की मानिंद थी। किसी ने मुझे पीछे से आवाज दी, मुनादी यानी आवाज देना, रुक जाओ। मैं रुक गया। मैंने क्या देखा? मुर्दा आदमी की तस्वीर है, जो सूखा सा आदमी और कटा हुआ सर है, और मैं डर गया। फिर डर गया तो मैंने क्या करा? डर गया तो क्या करूंगा मैं? हेल्प मांगूंगा। तो मैंने somebody हेल्प मी, somebody है, somebody बॉडी है, वैसे somebody लिखा में तो ऐसे आता है, देखो somebody ऐसे आता ना। अब बॉडी पढ़ लो, बॉडी पढ़ लो। somebody लो भैया, somebody हेल्प मी, somebody हेल्प मी। वहां पे कोई नहीं आया, क्या है? डेड बॉडी। somebody, nobody, somebody, nobody, come me, come to help me, dead body, डेड बॉडी। तो उसने डर के मारे क्या आवाज दी? somebody help me, nobody come, कोई नहीं आया। और उसने नीचे देखा तो क्या पड़ी थी? डेड बॉडी। किसकी? उसी मुर्दा आदमी की तस्वीर में जो था ना, मुर्दा आदमी की तस्वीर बनी हुई थी, उसी की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। मैंने की यार तेरी आप बीती तो बड़ी खतरनाक है। दोबारा सुना, बाज गोई। मेरे को तो बड़ा मजा आया बाज गोई रिपीट करना। उसने फिर देखो, फिर बाज गोई जो करिए नए तरीके से सुनाई, बाज गोई और ताजा गोई, बाज गोई और ताजा गोई। ये हो गई ट्रिक। एक बार और समझा देता हूं, जब तक स्क्रीनशॉट ले लो। 20-21 हो गए होंगे, ठीक है। देखो सुरेंद्र प्रकाश, किसके याद कर रहे हैं हम अफसाने? ये अफसाने किसके हैं? ये अफसाने किसके हैं? सुरेंद्र प्रकाश के। अफसाने किसके हैं भाई? सुरेंद्र प्रकाश के। किसके हैं? सुरेंद्र प्रकाश के। तो सुरेंद्र प्रकाश अपनी आप बीती सुना रहा है कि बिजू का देवता जब आता है तो उसके कदमों की चाप से रोने की सी आवाज निकलती है। मैंने सोचा इसका कारण क्या है, इस रोने की आवाज के आने का कारण क्या है। तो मैं घर से आतिशदान यानी चिराग लेके निकला, समंदर की तरफ गया, समुद्री मैदान की तरफ गया। तो साहिल पर लेटी हुई औरत थी, एक औरत साहिल पर लेटी हुई थी।
वो जो जन्नत की हूर के मानिंद थी और सर्कस दिखा रही थी, सर्कस के से खेल तमाशे कर रही थी। मुझे देख के रुक गई और चल पड़ी। मैंने उसका ताकुब किया। हम जंगल से गुजर रहे थे, फिर हम कहां से गुजर रहे थे, जंगल से गुजर रहे थे। उसके बाद एक सुरंग आई, सुरंग में वो औरत चली गई, मैं भी चल गया। तो मैंने क्या देखा, जैसे अजंता एलोरा की गुफाओं में बनी हुई है ना तस्वीरें, बहुत सारी तस्वीरें महात्मा बुद्ध से संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित बनी हुई है ना महाराष्ट्र में अजंता एलोरा की, ऐसे ही दीवारों और उन पर बनी हुई तस्वीरें खूबसूरत आर्ट गैलरी थी। अब मैं तो उन्हें देख रहा था, पीछे से मुझे आवाज दी, किसी ने मुनादी मुनादी आवाज दी, रुक जाओ रुक जाओ। मैं रुक गया। मैंने देखा मुर्दा आदमी की एक तस्वीर है, सूखा सा आदमी है जिसका कटा हुआ सर है। क्या है? कटा हुआ सर। मैं डर गया, मैं डर गया। और मैंने डर के मारे somebody, किसी को पुकारा नहीं, somebody help me, somebody, लेकिन nobody come, कोई नहीं आया। और डेड बॉडी किसकी दिखाई दी उसे? इस मुर्दा आदमी की, जिसका कटा हुआ सर था ना, वो नीचे पड़ा हुआ था और उसकी एक तस्वीर बनी हुई थी। अब मैंने की, सुरेंद्र वाह यार, तेरी तो आप भी थी बहुत गजब की है, तू तो दोबारा सुना, बाजगोई यानी रिपीट करना, किसी चीज को बार बार दोहराना। तो उसने इतने नए ताजा गोई, बाजगोई ताजा गोई, ठीक है। बाजगोई इसका अफसान भी, मजमुआ भी है, अफसाना भी है, और बाजगोई और ताजा गोई इसका अफसाना है, ठीक है। आ गई समझ में? स्क्रीनशॉट ले लिया? ठीक है, ले लिया होगा। उर्दू में लिखूंगा एक बार, छोड़ देते हैं चलो, ठीक है। तनकीद करने वालों को तनकीद करने दो, सही है अपना मैटर। देखो लोग बाग मुझे बार बार समझा रहे हैं, बार बार कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं, क्या आप उर्दू को खत्म कर देंगे और उर्दू ऐसी हो जाएगी वैसी हो जाएगी। भाई मैं उर्दू खत्म नहीं कर रहा हूं। और जो एमए करके आ रहा है ना कॉम्पिटिटिव का बंदा, उसे उर्दू आती है, बस उस उर्दू को हिंदी में क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि लिखने, इसको हिंदी में लिखने से ये जल्दी याद हो जाती है, जल्दी याद हो जाती है। आप मेरे कंटेंट में कमी निकालो, मेरे पढ़ाने के तरीके में कमी निकालो। अब ये क्या बार बार, और जितनी मेरे से हो रही है कोशिश मैं कर ही रहा हूँ, लिख ही रहा हूँ। ये तो एक्स्ट्रा ट्रिक है, और ट्रिक मैंने लिखाई है। इससे पहले का सब मैटर मैंने उर्दू और हिंदी दोनों मीडियम में दिया है। तो जिस भी बच्चे को उर्दू में पढ़ना होगा वो उर्दू में पढ़ लेगा, जिसको भी हिंदी में पढ़ना होगा वो हिंदी में पढ़ लेगा। सीधी सी बात है, बात खत्म, ठीक है। ठीक है, चलते हैं। अब हमारे इनके हो गए, मतलब सुरेंद्र प्रकाश हमने पूरे पढ़ लिए। देखो पहले पेज से लेके चलता हूं। देखो अफसाना बिजू का किसका है? सुरेंद्र प्रकाश का। हमने क्या कहा था, मुसन्निफ की सवाने इस तरीके से पढ़ेंगे, सवाने हयात पढ़ेंगे। तो सवाने हयात वाला टॉपिक अब हमारा मुकम्मल हो गया, ठीक है। सवाने हयात वाला टॉपिक हमारा क्या हो गया? मुकम्मल हो गया, जिसमें हमने क्या क्या देखा? तारुफ देखा, तालीम देखी, हालात देखे, अदबी कारनामे देख लिए, ठीक है। चारों करा दिए। देखो वलादत हो गई, 1930 में पैदा हुए, लाइलपुर फैसलाबाद में। कब वफात हुई? 2002 में मुंबई में, ठीक है। और तालीम जामिया उर्दू अलीगढ़ से इन्होंने अदीब और अदीब कामिल किया, और बीए करने के बाद, मई से बीए करने के बाद ये क्या चले गए? फिल्म बम्बई चले गए। बम्बई में सुकूनत इख्तियार की और वहीं इंतकाल हुआ। फिर हालात जिंदगी, 11 साल के थे वो, ये कैसे हो गया जल। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। ठीक है, सुरेंद्र प्रकाश के अफसाने, अफसाने कौन कौन से थे? पहला अफसाना देवता, लाहौर से निकलने वाला अखबार पारस में शाये हुआ। लाहौर से निकलने वाले अखबार पारस में शाये हुआ। देवता किस में शाये हुआ? पारस में। और बिजू का, और इनके अफसाने कौन से हैं? बिजू का, देवता, नए कदमों की छाप, रोने की आवाज, और इसके बाद आपको कराई थी ट्रिक, ठीक है, हो गया। अब चलते हैं हमारा खुलासे की तरफ। खुलासा किस चीज का? खुलासा अफसानवी मजमुआ बिजूका का। बिजूका का खुलासा, बिजूका का खुलासा, खुलासा देखें। खुलासा क्या होता क्या है इसमें? बहुत सीधा सा पार्ट है ये, बहुत सीधा सा अफसाना है। होता क्या है, सुने मेरी बात को, बगौर सुने, आसानी से सुने और समझें। और आप जब मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगा ना, आप उन क्वेश्चन आंसर को आसानी से कर लेंगे। कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो भी बता दूंगा, कौन सा क्वेश्चन खाली वैसे ही बनाया गया है ताकि आपको पूरा खुलासा याद रहे। इस तरीके से क्वेश्चन सेट करता हूं मैं कि क्वेश्चनों से ही पूरा आप जो है अफसाना जुरा जो सबक है वो आपको पूरा याद रहे, ठीक है, कहानी पूरी याद रहे। तो इसमें क्या होता है, एक
प्रेमचंद का एक नावल है, प्रेमचंद का एक नावल है, प्रेमचंद का एक मशहूर शाहकार नावल है गोदान। नावल कौन सा? प्रेमचंद का गोदान। उसका हीरो जो होता है ना होरी, उसका हीरो कौन होता है? होरी। गोदान का होरी। गोदान नावल कौन सा? प्रेमचंद का गोदान। उसका कौन है? होरी। ठीक है, प्रेमचंद के नावल है ना, गोदान गबन मैदान अमल बाजार हुस्न बेबा निर्मला भाभी पर्दा मिजाज गोसाए आफियत चौगाने हस्ती। ठीक है, इस तरीके से। तो प्रेमचंद का नावल आखिरी नावल है गोदान, और इनका शाहकार नावल भी ये है जो कि 1936 में शाया हुआ, 1936 में शाया हुआ। इसका हीरो रहता है होरी। उस होरी काका को, उस होरी को बिजुका में हीरो बनाया गया है, बिजुका में वापस से जिंदा किया गया है। किसमें? बिजुका में। किसको जिंदा किया गया है? उसी होरी को। और एक बात और ध्यान रखना, ये बिजुका कब लिखा गया? तो 20 अक्टूबर 1977, 20 अक्टूबर 1977, यानी 1 और 4, 41 साल बाद। ठीक है, 41 साल बाद, तकरीबन 41 साल बाद। 7 में 36, 36 में 72, 72 और 5, 36, 41, सही है। ठीक है, बिजुका। ठीक है, तो होरी रहता है, होरी को जिंदा किया। अब होता क्या, कहानी सुने। होरी के जिस दिन का जिक्र है इस बिजुका में, वो दिन होता है फसल की कटाई का दिन। फसल की कटाई के वाले दिन सब लोग बिजुका, किसके घर में? होरी के घर में। तो होरी क्या होता है? सबसे पहले इब्तिदा से शुरू कर रहा हूं, लाइन टू लाइन, जैसे सबक में दे रखा है कि होरी जो होता है, उस होरी को दोबारा, होरी के ऊपर हीरो कौन है इसका? होरी। तो होरी जो है ना बूढ़ा हो चुका होता है, उसके पूरे झुर्रियां आ चुकी होती हैं, बाल सफेद हो चुके हैं, हड्डियों पे गोश्त नामात्र का होता है। इसी बीच में क्या होता है, वो होरी बेचारा जो गोदान का हीरो रहता है बूढ़ा हो जाता है, हड्डियां बिल्कुल मतलब कमजोर हो जाता है, शरीर से दुबला पतला मरियल सा। ठीक है, और इसी बीच में उसके 2 बेटे होते हैं होरी के। पहला जो बेटा होता है वो गंगा में डूब के मर जाता है, और दूसरा जो बेटा होता है वो पुलिस के मुकाबला करते हुए मर जाता है, पुलिस मुठभेड़ में। पुलिस से मुकाबला उसका क्यों होता है? क्योंकि इसमें बताते हैं सुरेंद्र प्रकाश कि जब भी कोई इंसान अपने अफकार, फिक्र, सोच और अपने अधिकारों के बारे में जान जाता है तो जाहिर है उसका पुलिस से मुकाबला होगा ही, इसीलिए वो पुलिस की मुठभेड़ में मारा गया। अब ये दोनों जो मर जाते हैं, इन दोनों के 5 बच्चे होते हैं। कितने बच्चे होते हैं? 5 बच्चे। कितने बच्चे होते हैं? 5 बच्चे। 3 बड़े वाले के होते हैं और 2 छोटे वाले के। 3 बड़े वाले के और 2 छोटे वाले के, 2 छोटे वाले लड़के के। पोता पोती, 5 पोता पोती होते हैं, 5 बच्चे इनके घर में होते हैं। और दोनों की बहुएं जो होती हैं बेवा हो गई वो तो। ठीक है, तो फिर आगे कहानी चलती है। अब ये फसल के, इसमें किस दिन का जिक्र किया है? फसल कटाई वाले दिन का, फसल की कटाई वाले दिन का, फसल की कटाई वाले दिन का, फसल की कटाई है ना, फसल की कटाई वाले दिन का। अब आगे सुरेंद्र प्रकाश कहते हैं कि उस दिन जो बच्चे थे वो सब बच्चे नहा रहे थे, और बड़ी बहू जो होती है वो कुएं से पानी निकाल निकाल कर उन बच्चों पे डाल रही होती है और बच्चे नहा रहे होते हैं। छोटी बहू जो होती है उस दिन क्या कर रही होती है? वो रोटियां बना रही होती है, और चंगीरी रोटी रखने की टोकरी होती है ना अपन की, रोटी रखने की टोकरी, उसमें वो रोटियां रख रही होती है। और होरी काका इस टाइम पे क्या कर रहे होते हैं? वो अंदर पगड़ी, कुर्ता उर्ता पहन के पगड़ी पहन रहे होते हैं। पगड़ी पहनने के बाद होरी एक वो होती है खिड़की, खिड़की चा, इसमें खिड़की, छोटी खिड़की होती है, उसमें वो आईना होता है, आईने में खुद को देखता है। तो क्या होता है कि आईने में खुद को देखने के बाद उसे एहसास होता है कि मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, जर्जर हड्डी हो गई है। कोई बात नहीं, वहां पे एक पास में क्या होता है? वहां पास में ये होता है कि पास में ही है ना हनुमान जी की मूर्ति रखी होती है। हनुमान जी की मूर्ति को वो हाथ वाथ जोड़ के पूजा वूजा करके, अपनी आराधना करके और इबादत करके, ठीक है, निकल लेता है, बाहर आता है। और वो कहता है कि सब तैयार हो गए क्या? तो सब झूठ बोल देते हैं, हम सब तैयार है। सब क्या बोलते हैं? झूठ। सब झूठ बोलते हैं कि हम तैयार है। और वो फिर देखता है कि अभी तो कोई तैयार नहीं है, बच्चे नहा रहे हैं और बड़ी बहू उन्हें नहला रही है और छोटी बहू रोटी बना रही है। तो फिर होरी काका मन ही मन में एक बात सोचते हैं कि खुदा ने सबसे बड़ी नेमत
बनाई है, सबसे बड़ी जो नेमत बनाई है वो झूठ बनाई है। अगर ये झूठ नहीं होता तो लोग बाग बेचे ही मर जाते, क्योंकि जब इंसान कोई झूठ बोलता है, जब इंसान कोई झूठ बोलता है तो उसको सच साबित करने के लिए वो कोशिश करता है और ज्यादा जीवन जीता है। ये बात वो होरी काका मन में सोचते हैं। अब वो आगे बताते हैं कि वो अपने झूठ को सच साबित करने के लिए सब जल्दी जल्दी काम करने लगे। ठीक है, इतने टाइम में होरी काका ने फसल काटने के औजार ले लिए। अब इतने में वो बच्चे भी आ गए कि काका हम तैयार हैं, बड़ा है ना, सब तैयार हो जाते हैं। वो घर से वीर बजरंगी का नाम लेके, वीर बजरंग बली मतलब वो हनुमान जी का नाम लेकर घर से निकलते हैं। और आज के दिन वो बहुत खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि जो ये है होरी काका, वो सोचते हैं कि आज का दिन तो बहुत अच्छा दिन है, ना तो मुझे किसी को कुछ देना है, ना तो मेरे पे जमींदार का कोई कर्ज है, ना किसी बनिए का कर्ज है, ना किसी साहूकार का कर्ज है। आज तो जितनी भी फसल है वो सब मेरी होगी, और देखो कितना मजा आएगा। पूरे खेतों में से फसल काटने के बाद मेरे घर में अनाज हो जाएगा, बढ़िया बढ़िया भात बना के, और खाट पे बैठ के पिया करेंगे। उसके बाद क्या डकारे आएंगी, सब सोचते सोचते जा रहे होते हैं। और वो लोग भी इसी दौरान वो अपने घर से निकल जाते हैं, और लोग भी अपने खेतों की तरफ जा रहे होते हैं। सब जो भी मिलता है उससे रास्ते में राम राम जो करके इनका जो इस्तकबाल करके, जैसे भी ये आपस में हम कलाम होते हैं, लोग अपन मुस्लिम सलाम करते हैं और वो राम राम करते हैं। तो हम कलाम होके फिर आगे निकलते जाते हैं, और वो खेत में से गुजरते जाते हैं। खेतों पे से गुजरते हुए वो ऐसे लगते हैं जिससे रंग बिरंगे कीड़े मकोड़े चल रहे हों। और ये अपने पीछे की तरफ देखता है, तो पीछे की तरफ देख के उसे एहसास होता है, पीछे की तरफ देखता है और उसे एहसास होता है कि मेरे पोता पोती वैसे ही हैं जैसे एक किसान के बच्चे होते हैं। कैसे? मरियल से, दुबले पतले मरियल से। फिर वो अपनी बहुओं की तरफ देखता है, वो ऐसी ही लग रही थी जैसे गरीब मुफलिस लोगों की बेवाएं लगती हैं। और फिर होरी काका आगे चल देते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। फिर उनका खेत आता है, सब खेत खत्म हो जाते हैं, तब एक नाला पड़ता है। उस नाले के पास होरी काका का एक छोटा सा खेत होता है, और उस खेत के आगे थल यानी रण यानी रेगिस्तान होता है। होरी काका उसको देखकर खुश हो रहे होते हैं, और वो थल के बारे में सोचते हैं कि 50 साल में ये थल 2 हाथ आगे बढ़ गया है। ठीक है, इतने में क्या होता है, इतने में क्या होता है, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है असल का। उन्हें अपने खेत में फसल काटने की आवाज सुनाई देती है कि कोई फसल काट रहा है। अब होरी काका खेत की पगडंडी पे से, खेत की जो मेड़ है उस पे से आवाज देते हैं, चिल्लाते हैं, कौन है रे, कौन फसल काट रहा है मेरी। ठीक है, तो कोई आवाज नहीं आती। फिर वो चिल्लाते हैं, फिर वो अंदर खेत में जाते हैं, तो खेत के एक कोने में वो देखते हैं कि बिजू का जिसकी खेत की रखवाली के लिए बनाते हैं ना हम, खेत की रखवाली के लिए इस तरीके का कुछ बना देते हैं ना हम खेत की रखवाली के लिए, और उसे कपड़े अपड़े पहना देते हैं, है ना, बिजू का। तो ये बिजू का फसल काट रहा होता है, तो सब हैरान हो जाते हैं कि बिजू का एक निर्जीव चीज कैसे इस चीज काम को कर सकती है। तो होरी काका उससे पूछते हैं कि तूने फसल मेरी क्यों काटी। तो बिजू का कहता है कि मैंने खेत की देखभाल की है साल भर। फिर होरी काका कहते हैं कि मैंने तो तुझे बांस की फंटियों से बनाया है, और तुझे मेरे बाप को जो एक शिकारी कपड़े दे गया था, मेरे बाप को जो शिकारी कपड़े दे गया था, और उस पर मैंने एक हेड भी तुझे लगाया था, हेड लगाया था, वो हेड भी मैं तुझे दे दिया। और तुझे मैंने, और ये जो तेरा सर है ये मेरे घर पे पड़ी हुई बेकार मटकी से बना हुआ है, उसके बाद मैंने तेरे मुंह और चेहरे बनाए। ठीक है, इस तरीके से मुंह और चेहरे बनाए, तो तुझ में जान कैसे पैदा हुई, तू तो निर्जीव है। तो वो कहता है कि ये जितने भी सामान थे इनमें जान तो थी, और जब ये मेरे साथ वजूद में आ गया, जब मैं वजूद में आया, जब तूने मुझे बना दिया, उसके बाद क्या हुआ, मेरे धीरे धीरे इनमें जान पड़ गई, और मैं तेरे घर की क्या करने लग गया, मैं तुम्हारे खेत की रखवाली करता था। तो फिर होरी काका पूछते हैं, तुझ पे दराती घास आई, दराती ऐसी होती है ना, तुझ पे दराती घास आई, दराती कुछ इस टाइप की होती है ना, दराती काटने की, फसल काटने की दराती। कि ये तो जैसे जैसे जिस दिन से तुमने मुझे बनाया था उस दिन से ये धीरे धीरे मेरे वजूद में बढ़ती चली गई, और आज जब ये खेत मुकम्मल फसल पक चुकी है तो ये मेरे हाथ में आ गई, और मैं जब से इसी दिन का इंतजार कर रहा था होरी काका कि तुम
कि तुम फसल काटोगे उस दिन मैं अपना हिस्सा ले लूंगा। अब होरी काका तो हैरत ज़्यादा, तू कैसे ले लेगा। होरी काका उसे धक्का देते हैं बिजू का को, लेकिन बिजू का तो बिल्कुल सही सालिम, उसमें जान गोश्त सब होता है, इंसान की तरह, बिल्कुल इंसान की तरह होता है। तो होरी काका जैसे धक्का देते हैं तो वो तो टच से मस नहीं होता और होरी काका गिर जाते हैं। और बिजू का तो बस हंसते हंसते बात कर रहा होता है, फिर वो मुस्कुराने लग जाता है। उसके घर वाले उसे उठाते हैं और होरी काका ये कहते हैं कि है ना, अब बिजू का कहता है कि मेरा ना जो फसल में हिस्सा है ना वो 1/4 है, चौथा हिस्सा मेरा है, 3 हिस्से तुम्हारे और चौथा हिस्सा मेरा, चौथा हिस्सा मेरा है। तो वो कहता है कि नहीं, मैं इस बात को पंचायत में लेके जाऊंगा। ठीक है, चल लेते हैं पंचायत की तरफ और उससे कहते हैं ये फेंक, पहले तो दराती फेंक। दराती वो फेंक देता है और आस्ते आस्ते चल देता है। पंचायत बैठती है चौपाल में, चौपाल में पंचायत जब लग जाती है तो होरी काका और उनके घर वाले वहां होते हैं, सब होते हैं। इतने में बिजू का भी वहां आ जाता है, हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ। उसको देख के सब लोग खड़े हो जाते हैं और उनकी नजरें झुक जाती हैं। तो होरी काका समझ जाते हैं कि फैसला तो इसी के हक में जाना है और पंचायत फैसला भी यही करती है कि 1/4 हिस्सा किसको दिया जाए, बिजूका को दिया जाए। 1/4 हिस्सा किसे दिया जाए, बिजूका को दिया जाए। 1/4 हिस्सा किसे दिया जाए, बिजूका को दिया जाए। ठीक है, दे दिया। अब फिर होरी काका अपने बच्चों को नसीहत करता है, एक नसीहत करता है कि बेटा, अब वो वापस अपने खेतों में आ जाते हैं कि बेटा ये हमारी जिंदगी की आखिरी फसल है, यानी उसकी खुद की, होरी काका की जिंदगी की आखिरी फसल है। और जब मैं मर जाऊं ना तो मुझे बांस की फंटियों पे लटका देना, ताकि मैं तुम्हारे खेतों की रखवाली तब तक करता रहूं जब तक ये थल, ये रेगिस्तान इस खेत को अपने कब्जे में न ले ले, मतलब बढ़ता हुआ इसे खत्म न कर दे। तब तक तो मैं तुम्हारी क्या करूंगा, हिफाजत करूंगा और फिर बाद में इसी थल में मिल जाऊंगा। और इस काम को तुम मतलब करते रहना, बिल्कुल घबराना नहीं, डरना नहीं, कि लोग बाग भी इस चीज को देखें कि बिजू का बेजान नहीं होता, बिजू का क्या होता है, बाद में उसका वजूद कायम हो जाता है और बाद में वो अपना 1/4 हिस्सा लेकर रहता है। ठीक है, ये था अपना छोटा सा पाठ। और फिर बाद में क्या होता है, इसमें असल चीज है नसीहत। नसीहत क्या की है, तो इसमें नसीहत ये की है, इस पाठ का मतलब क्या है, नसीहत ये है कि चाहे कौमें हों, कौम हो या कोई लोग हो, उनको अपनी चीजों की खुद हिफाजत करनी पड़ती है, चीजों की खुद हिफाजत करनी पड़ती है, खुद हिफाजत करनी पड़ती है, यानी दूसरों के करनी पड़ती है। दूसरों के मोहताज मत बनो कभी भी, खुद के दम पर करो कोई भी काम। तो ये है, कौम हो, लोग हो, अफराद हो, जो भी हो, उनको अपनी चीजों की खुद क्या करनी चाहिए, हिफाजत करनी चाहिए। ये ले लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो जल्दी से, फिर क्वेश्चन आंसर कराता हूं। ले लिया, चलो क्वेश्चन आंसर पे, नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, अफसाना बिजू का, अफसाना बिजू का सुरेंद्र प्रकाश के किस अफसानवी मजमूए में शामिल है, किस अफसानवी मजमूए में शामिल है। बता चुका हूं मैं, बताओ जल्दी से किस अफसानवी मजमूए में शामिल है, बताओ जल्दी से। बाज़गोई, बाज़गोई। ठीक है, फिर लिखना क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, ये बात किस सबक में कही गई है, किस सबक में कही गई है। ऐसा कोटेशन दे देगा आपको, ऐसा एक छोटा सा कोटेशन दे देगा कि, और ये कोटेशन सबसे अच्छा लगा मुझे, जहां पे आप
सबक को पकड़ नहीं पाएंगे। वो ऐसा ही पूछेगा कि लोग झूठ बोलते हैं और उसको सच साबित करने की कोशिश में ज्यादा जीते हैं, ये बात किस अफसाने में कही गई है, किस सबक से ली गई है। और यहाँ पे आप क्या खा जाओगे, मात। तो मात खानी नहीं है, क्वेश्चन बना लिया अपन ने। ऐसे क्वेश्चन बचते हैं। फर्स्ट ग्रेड का लेवल बहुत ऊंचा लेवल है, ध्यान रखना इस बात को। क्वेश्चनों का पैटर्न पता होना चाहिए, क्वेश्चन किस किस तरीके से बन सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी मोस्ट, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, पूछ लिया ना, मजा आ जाएगा। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिजू का, बिजू का, बिजू का। ठीक है, फिर लिखें क्वेश्चन नंबर 8। अब वो लोग है ना, वो लोग घर से निकल जाते हैं। घर से निकलने के बाद क्या होता है, घर से निकलने के जय बजरंग बली का नाम लेके घर से निकल गए, और जब मकान खत्म हो जाते हैं वहां से खेत शुरू हो जाते हैं, खेतों पे जाते रहते हैं, सबको राम राम करते हुए निकल जाते हैं। खेतों पे पहुंचने के बाद खेतों पे वो कैसे लग रहे होते हैं, दूर से कैसे लगते हैं, जैसे रंग बिरंगे कीड़े रेंग रहे हो, है ना। उसके बाद क्या होता है कि वो जब वहां से गुजर जाते हैं तो होरी काका के खेत के, होरी का खेत कहाँ था, तो नाले के पास सामने होरी का खेत कहाँ था। क्वेश्चन नंबर 8, होरी का खेत कहाँ था, होरी का खेत कहाँ था, होरी का खेत कहाँ था। तो आंसर हो जाएगा नाले के पास, नाले के पास सामने थल था। क्या था, थल था। क्वेश्चन नंबर 9 लिखें जल्दी से। सामने क्या था, थल था। होरी के खेत में, होरी के खेत में कौन फसल काट रहा था, कौन फसल काट रहा था, कौन फसल काट रहा था, तो कौन काट रहा था, बिजू का, बिजू का। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, 10 देखें। बिजू का ने फसल का कितना हिस्सा लिया, फसल का कितना हिस्सा लेता है वो, चौथाई। चौथाई, 1/4, चौथाई हिस्सा। कौन सा, 1/4 हिस्सा किसका हिस्सा है, बिजूका का, कि मेरा 1/4 हिस्सा। ये फिर लोग हो गई, नहीं नहीं, बेक हो गया। ठीक है, तो 1/4 बिजूका का फसल का कितना हिस्सा लिया था, बिजूका ने फसल का कितना हिस्सा लिया था, लिया चौथाई। फिर अगला वो हो जाती है, पंचायत हो जाती है, पंचायत वो। तो अगला क्वेश्चन लिखें, होरी ने, होरी ने अपने बच्चों को, अपने बच्चों को क्या नसीहत की, क्या नसीहत की। तो होरी ने कहा उनसे, अगली साल तो हम फसल नहीं कर पाएंगे, लेकिन बिजूका की जगह, बिजूका की जगह मुझे, बिजूका की जगह मुझे बांस, मेरे मरने के बाद मुझे बांस पर लटका देना, मैं तुम्हारी क्या करूंगा, तुम्हारे खेतों की मैं हिफाजत करूंगा। और आज का आखिरी सवाल, बिजूका अफसाने में, बिजूका अफसाने में क्या नसीहत
क्या नसीहत की गई है? बिजू का अफसाने में क्या नसीहत की गई है? तो क्या नसीहत की गई है, चाहे से वो अफराद हों, अफराद अफराद यानी फर्द की जमा, लोग हों, अफराद हों या कौमें हों, उन्हें अपने अमलाक अपनी चीज़ों, अमलाक यानी चीज़ जायदाद की खुद हिफाजत करनी होती है। तो आज का हमारा सबक मुकम्मल हुआ। मिलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया। तो आज का हमारा सबक मुकम्मल हुआ। ये क्वेश्चन भी मोस्ट है, ध्यान रखना, बिजू का क्या नसीहत की गई है। एक क्वेश्चन और लिख लें, एक क्वेश्चन और जो वो भूल गया, अभी याद आ गया। एक क्वेश्चन और लिख लें जल्दी से, छोटा सा क्वेश्चन है। बिजू का अफसाना कब शाये हुआ? बिजू का अफसाना कब शाये हुआ? कब शाये हुआ? तो आंसर लिखना 20 अक्टूबर 1977 को। ये मोस्ट है, ठीक है। और 1936 में तो प्रेमचंद का गोदान था ही। तो आपने अब तक हम 3 वीडियो बना चुके हैं अफसाने के ऊपर, 12वीं क्लास के अफसाने के। और जिनको भी हमारा पेड कोर्स लेना हो वो AMG अकेडमी के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, वहां पे हमारा लोगो मिल जाएगा, उसको पेड कोर्स को खरीद लें। 4500 रुपए का चल रहा है, 10% की छूट है, जब 4500 का आपको मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा कुर्रतुल नैदर का फोटोग्राफर, ठीक है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय।